वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। इसके ऊपर हमने 2 क्लासेस हमारी इसके ऊपर हुई थी, जिसमें हमने इस पे क्वेश्चंस किए थे कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हमने इसके मेथड पढ़े थे कि कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। मेथड से पहले हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि रैंक की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। और आज जो हम इस पे रैंक पे बात कर रहे हैं वो रैंक के ऊपर हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्या है थ्योरम कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, मतलब किसी मैट्रिक्स की रैंक और उसकी ट्रांसपोज की रैंक क्या होती है, हमेशा सेम होती है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है थ्योरम में। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी आपने रैंक फाइंड की, साथ ही आपने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज आप लोगों को पता है क्या होता है, रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका भी हम रैंक फाइंड करेंगे तो दोनों की रैंक जो होगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। यही हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है। मतलब ये दोनों रैंक क्या होंगी, सेम होंगी, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 1 आए, जो भी हमारी रैंक आएगी दोनों के केसेस में क्या आएगी, सेम आएगी। ये है हमारी थ्योरम। अब इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, जो हमने पहले ही डिस्कस की थी कि मैट्रिक्स की रैंक होती क्या है। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ, ताकि अच्छे से आपको ये थ्योरम समझ में आए। रैंक क्या था किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स ए के लिए हमने आर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था, आर कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था। वो कब रैंक बन गया था मैट्रिक्स का, पहली कंडीशन तो क्या थी कि उसकी आर कोटि की उपसारणिक जो थी, आर कोटि की कम से कम एक उपसारणिक जो थी, कम से कम एक, वो क्या होनी चाहिए थी, नॉन जीरो। पहली कंडीशन तो ये थी हमारी। सेकंड कंडीशन थी इसकी, R+1 कोटि की जो उपसारणिक होंगी सारी, प्रत्येक आएगा यहाँ पे, प्रत्येक उपसारणिक जो है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0। तब ये R हमारा क्या बन जाता था, रैंक बन जाता था। और इसके ऊपर हमने काफी एग्जांपल्स भी किए थे। तो एग्जांपल से आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई थी कि जब हमारी रैंक R जैसे 2 बनी थी, तो 2+1 वाली यानी 3 वाली जितनी भी उपसारणिक थी वो सारी की सारी 0 आई थी। तभी तो हम 2 पर गए थे, तभी हमारी रैंक क्या बनी थी, 2 बनी थी। मतलब R जब रैंक आती है तो R+1 उससे एक ऊपर वाली जो उपसारणिक होती हैं वो सारी की सारी 0 होती हैं, तभी वो रैंक हमारा R पे आता है। अदरवाइज अगर वही नॉन जीरो आ जाए तो रैंक आपका फिर वही बन जाएगा। अगर 3 के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं तो 3 वाली ही नॉन जीरो आ गई तो फिर आप 2 पे थोड़ी आते हैं, फिर आपकी वो रैंक 3 ही हो जाती है। तो ये डेफिनेशन जिसको समझ में आई है वो थ्योरम इजीली समझ पाएगा। तो एक बार ये डेफिनेशन मैंने आपको रिपीट कर दी। अब हम इसकी थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं। क्या है थ्योरम, तो थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले आपने प्रूफ क्या करना है कि ए की रैंक ए की ट्रांसपोज की रैंक के क्या आए, इक्वल आए। ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले तो थ्योरम की पिक्चर बना लेते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। हम मान लेंगे कि इसकी रैंक n है, ये हम खुद मान के चलेंगे कि इसकी रैंक क्या है, n है। अभी n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि इसकी रैंक भी क्या आ जाए, n आ जाए। मतलब अगर आप इसकी रैंक n लेकर चल रहे हो तो इसकी भी आपको n प्रूफ करके दिखानी है। अब इसकी n कब हो जाएगी प्रूफ, इसके लिए देखिए, हमें अगर x = y प्रूफ करवाना हो तो इसके लिए हम लोग एक मेथड लगाते हैं कि अगर x < y आ जाए और x > y आ जाए, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो जाएं तो x इक्वल हमेशा क्या आ जाता है, y आ जाता है। ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है
कि किसी दो वैल्यूज को अगर इक्वल करना है तो उनकी दोनों की ग्रेटर देन और लेस देन वाली इक्वल एक साथ फॉलो हो जाए तो वो दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ हमें प्रूव करनी है। इसका रैंक तो हम n लेकर चल रहे हैं, इसका रैंक हमें n प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार तो ये प्रूव कर देंगे कि रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू n, और एक बार हम प्रूव कर देंगे रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ, अलग अलग केस होंगे, ऐसे एक साथ फॉलो हो जाएंगी, तो इन दोनों के कंबाइन फॉर्म से हमें A की ट्रांसपोज की जो रैंक है वो n मिल जाएगी। तो ये तो था थ्योरम को प्रूव करने का प्रोसीजर कि इसमें लेकर क्या चलना है और कैसे हमें इसको प्रूव करना है। अब ये थ्योरम जो है वो ये प्रूफ कैसे होगी, ये हमारी रैंक की डेफिनेशन से ही प्रूफ होगी कि अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि हमें इसकी रैंक n लेकर चलनी है और इसकी भी n प्रूफ करनी है। इसकी n कब आ सकती है, जब ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो हो जाए तो इसकी रैंक भी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। और अब ये दोनों कंडीशंस कैसे आएंगी इस पर हम बात करते हैं। अब हमारी जो मेन थ्योरम का जो प्रूफ है वो यहाँ से शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक आपको बेसिक सी चीज बताइए कि कैसे हमें इसको थ्योरम को प्रूव करना है। तो आगे देखते हैं थ्योरम का प्रूफ। अब स्टार्ट कर रही हूं मैं। सबसे पहले हम लेंगे लेट रैंक ऑफ A इज n। माना A की जो रैंक है वो n है, तो रो ऑफ A इज इक्वल टू n आ गया। और प्रूव क्या करना है, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू n, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, जब आपने ये मान लिया कि इसकी रैंक जो है वो n है, अब ये n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब हमने इसका रैंक n मान लिया तो हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स A की रैंक n है तो इसकी n+1 कोटि की जो, या आप ये बोल दो यहाँ पे कोटि की उपसारणिक n+1 कोटि की उपसारणिक जो होंगी वो सारी क्या होंगी, 0 होंगी। ये चीज समझ में आ गई आपको, n+1 कोटि की उपसारणिक 0 होंगी। अभी डेफिनेशन पे हमने देखा ही है कि अगर रैंक n है तो उससे ऊपर वाली सारी उपसारणिक 0 हुई है, तभी तो हम n पे आए हैं। तो ये कंडीशन हमने लिख दी और हमने मान लिया यहाँ पे n+1 कोटि की या पंक्ति की भी बोल सकते हैं, मतलब रोज कॉलम, क्योंकि आपको पता है हम जो उपसारणिक होती है, उपसारणिक एक्चुअल में होती क्या है, प्रत्येक वर्ग उप मैट्रिक्स का जो उसके संगत सारणिक होती है, प्रत्येक वर्ग हमने लेनी होती है। तो पंक्ति की या कोटि की एक ही बात है, क्योंकि जो उसकी कोटि होगी, अगर 2 × 2 वाली ले रहे हो तो उसमें पंक्तियां 2 ही होंगी। तो यहाँ पे कोटि भी ले सकते हैं या रो भी ले सकते हैं आप, एक ही बात है। तो n+1 कोटि की उपसारणिक सारी क्या होंगी, 0 होंगी। अब हमने मान लिया स्पेशल केस में कि मान के चलते हैं कि वो जो मैट्रिक्स हैं सारी वो क्या है, A की n है, क्योंकि हमें ना तो मैट्रिक्स पता है क्या है, हमें सिर्फ प्रूफ करना है। तो हमने वो मैट्रिक्स तो क्या थी, A थी। अब उस A मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी मान लो, 3 × 3 ले लो, 3 × 4 ले लो या 4 × 3 ले लो, तो उसकी जो रैंक अगर n है तो n+1 वाली जो होंगी वो सारी की सारी डिटर्मिनेंट क्या होंगी, 0। और हमने वो मान ली, वो n+1 जो है वो क्या है, A की n। अब यहाँ पे आप लिख देना वेयर A की n इज द minor of n+1 ऑर्डर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो A की n है ये सारी की सारी n+1 वाली जितनी भी उपसारणिक होंगी उसके ऑर्डर के इक्वल है। मतलब ऑर्डर n था तो n+1 कोटि वाली सारी क्या आएंगी, 0। हमने मान लिया वो सारी की सारी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स क्या है, an इक्वल टू 0। यहाँ तक की जो बात थी सिर्फ अभी तक डेफिनेशन पे ही चल रही थी कि अगर n है तो n+1 वाली 0 होंगी, और वो मान ली हमने, वो मतलब
ए की एन, इसको नाम दे दिया जस्ट एक कि ये n+1 वाली जितनी भी उपसारणिक है ना वो ये हैं, बस आप इतनी बात ध्यान में रखो। तो ए की एन इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। अब मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप सारणिक निकालते हो, डिटर्मिनेट निकालते हो, उसकी जो डिटर्मिनेट की वैल्यू होती है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेट के क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने डिटर्मिनेट निकाला, वो जो भी आएगा वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेट के हमेशा बराबर आता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की सारणिक का मान हमेशा इक्वल होता है। आप कोई भी एक एग्जांपल उठा लेना इसके लिए और प्रूव करके देख लेना। पहले आप ए की निकालना सारणिक, फिर उसके रो कॉलम को क्या कर देना, इंटरचेंज, और फिर उसका सारणिक निकालना, दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो यहाँ तक हमने डेफिनेशन लगाई कि n+1 कोटि की उपसारणिक 0, वो क्या है, an के इक्वल है, an इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बात और लिखते हैं हम लिखेंगे कि a की n की डिटर्मिनेट जो होगी वो a की ट्रांसपोज की इक्वल होगी। मतलब ये अगर n+1 कोटि की कोई उपसारणिक है तो ये भी क्या है, n+1 पंक्ति की या कोटि की क्या है, उपसारणिक है, जो कि उसके क्या है, ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल होंगी, किस लिए, क्योंकि किसी मैट्रिक्स की और उसकी सारणिक की डिटर्मिनेट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो अगर a की n की वैल्यू 0 है तो a की n मतलब a की ट्रांसपोज की n जो होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब आप यहां से ये लिख सकते हैं a की ट्रांसपोज की वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब a की n क्या था, a की n जो हमने मैट्रिक्स ली थी वो n+1 कोटि की क्या थी, उपसारणिक थी। तो ये भी क्या होगी, ये भी होगी यहाँ पे a की ट्रांसपोज, ये a की n का ट्रांसपोज चल रहा है, ये n+1 पंक्ति की उपसारणिक है। ये जो a का ट्रांसपोज है ये है कि एक्चुअल में n+1 पंक्ति की ही उपसारणिक है। अब अगर ये सारी की सारी 0 आ जाती हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक उपसारणिक ली है a, अगर वो 0 है तो a की ट्रांसपोज भी क्या होगी, 0। सारणिक की बात हो रही है यहाँ पे। और हमने क्या बोला है कि n+1 कोटि की सारी क्या होंगी, 0। तो अगर ये सारी की सारी 0 है तो ये भी सारी की सारी क्या होंगी, 0। उसके ट्रांसपोज वाली भी सारी क्या हो जाएंगी, 0। तो यहां से मैं ये कंडीशन लिख सकती हूँ कि जैसे ही n+1 वाली सारी की सारी 0 हो गई हैं, ये यहाँ पे 0 हो गई हैं, तो रैंक ऑफ a ट्रांसपोज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n। ये समझिए अब आप, ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको रैंक जब स्टार्ट करवाया था तो रैंक की प्रॉपर्टीज बताई थी कि रैंक की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि अगर इसका जो रैंक होता है वो हमेशा एक वैल्यू से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा n से। अब आपको ये दिख गया कि n+1 वाली, मान के चलिए, इसके लिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको समझाने के लिए। मान के चलिए आपकी 3x4 वाली कोई मैट्रिक्स थी, 3x4 वाली कोई मैट्रिक्स थी। आपने क्या किया, मान लिया इसका रैंक n है, वो n ले लिया हमने 2। आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। n अगर 2 है तो n+1 यानी कि 3 वाली सारी की सारी क्या आएंगी, 0 आएंगी। 3 वाली सारी की सारी क्या आएंगी, 0। जैसे ही 3 वाली सारी की सारी 0 आ गई तो क्या आप ये बात लिख सकते हैं कि ये जो भी मैट्रिक्स थी, मान के चलिए बी मैट्रिक्स थी, तो इसका जो रैंक होगा ये हमेशा 3 से छोटा और बराबर आएगा। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि 3 से छोटा और बराबर क्यों आएगा, क्योंकि 3 वाली तो सारी की सारी क्या आ गई, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, 3 वाली तो सारी की सारी 0 आ गई, तो मतलब इसकी रैंक तो कभी भी 3 तो आ नहीं सकती। तो ऑप्शन क्या बचा, या तो 2 आएगी या 1 आएगी। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है कि जैसे ही n+1 पंक्ति की सारी उपसारणिक 0 आ गई, इट मीन्स इसका रैंक ये n+1 तो कभी हो नहीं सकता। अगर n+1 नहीं होगा तो उससे कम पे तो जा सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, इसका रैंक जो होगा हमेशा n से छोटा और बराबर होगा। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ही बताया है
कि मान के चले 3x4 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स थी, उसका रैंक अगर 2 है, अगर हमने 2 मान लिया तो 3 वाली सारी की सारी क्या आएंगी 0। अगर 3 वाली सारी की सारी 0 आएंगी तो रैंक या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। और वैसे हमने मान ही लिया यहाँ पे कि 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 तो आ नहीं सकती। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं, हमने क्या किया, पहले हमने माना कि रैंक की पहली डेफिनेशन लगाई कि अगर n है रैंक तो n+1 वाली सारी क्या होंगी 0 होंगी। वो n+1 वाली हमने एक स्पेशल केस ले लिया, मान के चले हम कि वो n+1 वाली सारणिक जो है वो a की n से डिनोट कर दिया हमने, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक ही है ना, a मैट्रिक्स तो एक है हमारे पास। अब उसकी उप सारणिक तो अलग अलग होंगी ना, यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन नहीं है आपको, थ्योरम है ये। तो जो इसकी उप सारणिक जो होंगी उनको हमने नया नाम दे दिया a की n। वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी 0, क्यों, क्योंकि अंक क्या है n, तो n+1 वाली सारी की सारी 0। कंडीशन लगाई कि ट्रांसपोज का और इन दोनों का सारणिक क्या होता है बराबर होता है। अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा 0 होगा। और अगर जैसे ही ये 0 हुआ तो मतलब ट्रांसपोज की भी n+1 कोटि वाली सारी की सारी क्या हो गई 0 होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, अतः यहाँ से n+1 पंक्ति की ये सारी की सारी क्या है उपसारणिक है। अगर ये सारी की सारी 0 हो जाती हैं तो इसका रैंक n से तो हमेशा या तो n के बराबर आएगा या n से छोटा आएगा, n+1 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन मिल गई। थ्योरम की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमने एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करके दिखाना है। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, अगर ये दोनों एक साथ फॉलो हो जाएंगी तो इसका रैंक क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। आगे देखिए अब इसको, अब हम अगला केस लेते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक n है तो इफ क्या हमने माना ही हुआ है वैसे यहाँ पे, इफ रैंक ऑफ a इज n देन देयर एग्जिस्ट। अब आप देखिए डेफिनेशन आपको समझ में आई हुई है कि अगर रैंक n है तो n+1 वाली तो सारी क्या होंगी 0, लेकिन n वाली जितनी भी उपसारणिक आएंगी उनमें से कोई एक आपको कैसी मिलेगी नॉन जीरो मिलेगी, तभी तो इसकी वैल्यू क्या आई है n आई है। पीछे आपने एग्जांपल्स किए थे इतने, जैसे ही आपकी 3 वाली सारी 0 हुई थी तो आप कहाँ आए थे 2 पे आए थे। 2 वाली में से कोई एक नॉन जीरो मिल जाती थी तो रैंक क्या बन जाता था 2 बन जाता था। अब हमने जब बोल दिया कि इसका रैंक n है तो देयर एग्जिस्ट ए माइनर यहाँ पे उपसारणिक है r। अब यहाँ पे r ले दिया नाम, जैसे वहां पे n a की n लिया था, यहाँ पे हमने r दे दिया नाम। देयर एग्जिस्ट अ माइनर r सच दैट डिटर्मिनेट ऑफ r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये चीज आप देखिए, जिसको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई है उसको ये चीज आराम से समझ में आएगी कि ये चीज कैसे आई। अगर रैंक n है तो उनकी जितनी भी उपसारणिक होंगी, चाहे 3 वाली हैं चाहे 2 वाली है, उनमें से कोई एक, मैंने लिखा ना देयर एग्जिस्ट a, एटलीस्ट a लिख दो यहाँ पे, एटलीस्ट a माइनर, मतलब कम से कम एक ऐसी माइनर r। अब यहाँ पे नाम दिया है, a मैट्रिक्स है पूरी, उसमें से कोई उपसारणिक का नाम मैंने r दे दिया। r की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, अगर आपको r नहीं देना तो यहाँ पे इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। a की n पहले हमने दे दिया तो ये नाम वापस नहीं दे सकते, तो r हमने नाम दे दिया कि उसकी वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे आप पहले लिखोगे ये r एक्चुअल में है क्या, n पंक्ति की ही कोई एक उपसारणिक है, n पंक्ति की कोई एक उपसारणिक है। ये नॉन जीरो आई है तभी तो रैंक n बना ना आपका। अब अगर ये कंडीशन लिखी है आपने, तो अगर मैं ये लिखूं कि इसका और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट जो होगी वो सेम होगी, क्यों, वही सेम कंडीशन, किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सारणिक होता है वो हमेशा सेम होता है। तो मतलब अगर इसकी सारणिक 0 है तो इसकी भी 0 होगी, अगर इसकी नॉन जीरो है तो इसकी भी क्या होगी नॉन जीरो होगी। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि r यहाँ पे क्या है वो n कोटि की कोई एक उपसारणिक है।
कोई एक उपसारणिक है जिसकी वैल्यू क्या आई थी, नॉन जीरो, उसका अगर हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब उसके रो कॉलम को इंटरचेंज किया, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, क्योंकि दोनों की डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये कंडीशन भी फॉलो होगी। अब ये R जो है ये है कि एक्चुअल में n कोटि की कोई एक उपसारणिक है। अब ये जैसे ही नॉन जीरो आई, ये जैसे ही नॉन जीरो आ गई, इट मीन्स मैट्रिक्स A के लिए आप ये बोलोगे कि इसका जो रैंक है ये नॉन जीरो आ चुकी है कैसी, n कोटि की, ये नॉन जीरो आ चुकी है, तो इसका जो रैंक है वो या तो n से बड़ा होगा या n के बराबर होगा, कभी भी n से छोटा नहीं होगा। क्यों इस चीज को समझो, जैसे मैंने अभी लिया था 3 इंटू 4 वाली, उसमें से आपकी 3 वाली सारी जीरो आ गई, सारी की सारी जीरो आ गई। अब अगर 2 वाली में से कोई एक नॉन जीरो मिल गई आपको, 2 वाली में से कोई एक नॉन जीरो मिल गई, तो इसका रैंक जो है वो या तो 2 आएगा या 2 से छोटा मान सकते हैं कि पीछे हम जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉन जीरो आ गई तो 3 तो नहीं आ सकता ना इसका रैंक, मतलब इसका जो रैंक होगा वो n जो है इससे या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इससे पीछे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे इसका जो रैंक होगा वो या तो n से बड़ा होगा या n के बराबर होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे नॉन जीरो आ गई आपके पास यहाँ पे वैल्यू, तो आप 1 पे जाओगे क्या, 1 पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि ये नॉन जीरो ही आ गई। या मान के चलिए 3 वाली अगर आपकी सारी नॉन जीरो आ जाती, अगर 3 वाली सारी नॉन जीरो आ जाती, तो क्या आप 2 पे आते, नहीं आते, आप 3 पे ही क्वेश्चन को खत्म करते। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि n कोटि वाली जब सारी की सारी में से कोई एक जीरो मिल गई, तो या तो रैंक n होगा या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा कभी भी नहीं होगा। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन देखिए क्या थी, पहली इक्वेशन थी A के ट्रांसपोज की रैंक जो है वो या तो n से छोटी आएगी या बराबर है। हमें रैंक जो था ग्रेटर देन इक्वल n मिला था और पहले वाली में लेस देन इक्वल मिला था, मतलब ये 2 केस मिल गए। एक तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई ये, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी 2 वैल्यूज को आपने इक्वल करना है, जैसे x इज इक्वल y करना है, तो हम क्या करते हैं, 2 कंडीशंस एक साथ फॉलो करवाते हैं, x लेस देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या थी इक्वेशन 1 एंड 2, पहली तो थी रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज लेस देन इक्वल टू n, ये पहली थी, और दूसरी क्या थी, रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये 2 कंडीशंस थी। इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म से हमें रैंक ऑफ A ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, n। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने A की रैंक क्या ली थी, रैंक ऑफ A आपने क्या माना था, पहले कंडीशन आपने ये मानी थी कि लेट रैंक ऑफ A इज n, और हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या प्रूव करना था कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की जो रैंक होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो इसकी हमने n ली थी और इसकी हमने प्रूफ कर दी। तो मतलब यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालोगे तो वो उसकी ट्रांसपोज की रैंक के हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इस थ्योरम को मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। पहले थ्योरम को हमने क्या, ये हमने थ्योरम का प्रोसीजर जो पिक्चर बनाई थी, ये बनाई थी कि इसकी रैंक n लेकर चलनी है, इसकी n प्रूफ करनी है। करनी कैसे है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ ले आएंगे तो ये n के इक्वल आ जाएगा। ये तो था थ्योरम में करना क्या है। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ के लिए एक्चुअल में रैंक की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप थ्योरम को इजीली प्रूव कर सकते हो। इस थ्योरम के प्रूफ में कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ रैंक की डेफिनेशन के जो 2 केस थे, r+1 और r वाले, मैंने आज आपको क्लास में सबसे पहले वही रिपीट करवाया है। तो वही हमने केसेस लेके ही इस थ्योरम को प्रूफ करना था। तो पहले हमने क्या किया, इसका रैंक n मान लिया। जैसे ही इसका रैंक n हुआ तो इसकी n+1 कोटि की उपसारणिक सारी क्या होंगी, 0 होंगी,
क्यों होंगी इसका रीजन आप लोगों को पता है, आपने बहुत एग्जांपल्स कर लिए। अब n+1 कोटि की या पंक्ति की उपसारणिक अगर सारी जीरो होंगी तो वो मान ली हमने, कोई एक केस ले लिया कि मान के चलते हैं कि वो सारी की सारी मैट्रिक्स n+1 वाली हैं, कैसी an है, मतलब मैट्रिक्स A में से ही मैंने an जो है वो n+1 कोटि की क्या ले ली, उपसारणिक, एक नाम दे दिया उसको नया, वो सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन से हो गया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे ये an है क्या, इसकी n+1 कोटि की सारी माइनर है। अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर ये जीरो है तो हमें मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पता है, हमें पता है कि किसी मैट्रिक्स की और उसकी ट्रांसपोज की जो सारणिक होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि ये दोनों हमेशा सेम होती है, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो आएगी, अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो आएगी। तो जैसे ही हमने ये कंडीशन लगाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, या आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज है ये, तो ये कंडीशन जैसे आई तो हमें ये और पता चल गया कि जो A की ट्रांसपोज यानी an की ट्रांसपोज है ये भी सारी की सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। मान के चलिए अब वो 3 थी, 3 में से तीनों की तीनों हमने क्या बोल दी, जीरो हैं, तो ये भी ट्रांसपोज वाली भी तीनों की तीनों सारी क्या आएंगी, जीरो आएंगी। तो जैसे ही ये जीरो आ गई तो हमें ये पता चला कि ये जो A की n का ट्रांसपोज था ये भी क्या थी, एक्चुअल में n+1 पंक्ति की उपसारणिक की थी, और केस क्या लिया था, ये सारी की सारी क्या आ गई, जीरो आ गई। यहाँ पे आप लिख देना, प्रत्येक लगा देंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। मतलब ये सारी जितनी भी बनेंगी, an का मतलब ये है, अगर 4 है तो a1 a2 a3 a4, अगर 2 है तो a1 a2, मतलब ये जितनी भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक की बात, आप इसको एक मत समझ लेना। ये केस लिया हमने कि अगर उसका ऑर्डर n है तो n+1 वाली सारी जीरो आएंगी, वो सारी को स्पेशल केस में an से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपकी सारी की सारी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ये सारी की सारी जीरो हुई तो इसकी रैंक जो होगी वो कभी भी n+1 तो आएगी नहीं, मतलब उससे एक कम आएगी। एक कम का मतलब क्या हुआ, n+1 - 1 यानी कि n। इस चीज को समझिए, और अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल देके भी बताया था। तो इसके जो ट्रांसपोज की रैंक है वो या तो n आएगी या हो सकता है n से भी छोटी है, अभी पता नहीं है ना हमें। तो एक कंडीशन मिल गई कि n से छोटी या n के बराबर आएगी। फिर हमने आगे दूसरा केस लिया रैंक की डेफिनेशन का ही, कि अगर एक इसकी रैंक A की n है, अगर इसकी रैंक n है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर, वहां पे कम से कम एक उपसारणिक तो ऐसी होगी जिसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये भी रैंक की दूसरी कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन लगा दी कि ये अगर नॉन जीरो है और ये है क्या, n पंक्ति की कोई क्या है, एक उपसारणिक है। यहाँ पे अब सारी कंडीशन नहीं लगाएंगे, कोई एक, क्योंकि रैंक कब बन जाता है, नॉन, जब आपको कोई एक नॉन जीरो मिल जाए। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये नॉन जीरो है। अगर ये हमने फिर कंडीशन लगा दी कि अगर ये n कोटि की कोई पंक्ति की कोई उपसारणिक है तो ये इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, वही n पंक्ति की कोई उपसारणिक होगा। अब इन दोनों की डिटर्मिनेंट फिर क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो यहाँ से फिर हम एक कंडीशन मिल जाती है कि A की ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो या तो n से बड़ी होगी या बराबर होगी। अब यहाँ पे बड़ी और बराबर का मतलब क्या है कि अगर बड़ी और बराबर का मतलब ये है कि अगर कोई एक नॉन जीरो मिल गई तो आप पीछे किस लिए आएंगे। मान के चलिए कोई 3x3 वाली मैट्रिक्स है आपके पास, अगर वो 3 वाली ही नॉन जीरो आ गई तो क्या आप 2 पे जाएंगे, मतलब आप लेस देन वाली कंडीशन पे तो नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो वो n से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो दूसरी कंडीशन ये मिल गई। पहली और दूसरी को जब हमने कंबाइन कर दिया तो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज क्या मिल गया, n मिल गया। और हमने A की क्या मानी थी, n मानी थी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सो रैंक ऑफ A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थ्योरम थी हमारी। इस थ्योरम को आप एक बार अच्छे से फिर से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आपके लिए और नई थ्योरम है, और इसको आप अच्छे से देखना। और आज की क्लास में एक ही थ्योरम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर एक नई थ्योरम और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट और लेकर आएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।